Namaste, I JPN Mithun Yadav, Assistant Professor of History from the Faculty of Education and Methodology. Today we will discuss about the topic चंद्रगुप्त सेकंड, जो आपका BA BEd एंड BA LLB फर्स्ट सेम का टॉपिक है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ये गुप्त वंश का एक महान शासक है। सबसे पहले चंद्रगुप्त सेकंड का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। ये समुद्रगुप्त और उनकी रानी दत्ता देवी, इनके पुत्र हैं। ये समुद्रगुप्त एंड दत्ता देवी के पुत्र। चंद्रगुप्त सेकंड का एक टाइटल मिलता है विक्रमादित्य, जो कि बहुत फेमस है, तभी इनके लिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता है। विक्रमादित्य इनका एक क्रोनोलॉजी पैटर्न है गुप्त वंश के शासकों का। जैसे सबसे पहले छोटे सामंती व्यवस्था से उठ के ये लोग आए थे हमारे सामने। तो सामंत जब थे तो ये राजा का टाइटल धारण करते थे। उसके बाद राजा से थोड़ा मतलब उनका प्रदेश जो था बड़ा, तो उन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की। और महाराजा से थोड़ा ऊपर उठ के आए तो चंद्रगुप्त फर्स्ट जो शासक हुआ उसने खुद को महाराजाधिराज घोषित किया। इसका मतलब था कि कहीं ना कहीं इनका जो रेन है, मतलब शासन जो एम्पायर है, वो बढ़ता हुआ चला गया। उसके बाद महाराजाधिराज के बाद जो चंद्रगुप्त सेकंड आए, उन्होंने खुद को विक्रमादित्य घोषित किया। आगे समझते हैं टाइटल्स एंड आइडेंटिटी, यानी कि उपाधियाँ। जो शासक रहे हैं वो खुद को थोड़ा सुपीरियर दिखाने के लिए कुछ उपाधियाँ धारण करते थे, जिसमें चंद्रगुप्त की मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टाइटल है वो विक्रमादित्य है। मीनिंग सन ऑफ बेलोर, ए टाइटल सिम्बोलाइजिंग हिज स्ट्रेंथ एंड हीरोइज्म। यानी कि ये जो इसकी विक्रमादित्य टाइटल है वो इसकी स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति को प्रदर्शित करता है। जैसा अभी मैंने बताया था कि ये इस तरह से पैटर्न चलता था और खुद को जो ज़्यादा शक्तिशाली है वो खुद को ऐसा शक्तिशाली दिखाता था इन उपाधियों के माध्यम से। उसके बाद इसकी एक टाइटल और मिलती है देवराज, यानी कि जिस किंग ऑफ द गॉड्स, यानी कि देवों का राजा। जो देवता हैं उनका भी जो राजा है उसको देवराज कहा गया। एम्फेसाइजिंग हिज डिवाइन स्टेटस एज अ रूलर, इसने खुद को दिखाया है कि मतलब वो एक डिवाइन पावर के रूप में खुद को प्रदर्शित करता है। चंद्रगुप्त सेकंड आल्सो नोन एज विक्रमादित्य, जो हम बात कर चुके हैं, वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर। यानी कि गुप्त वंश का ये बहुत ही प्रतापी यानी कि सबसे महान राजा हुआ, रूलिंग फ्रॉम अराउंड 375 टू 415 CE, यानी कि AD या फिर ईसवी, यानी कि 375 ईसवी से लेकर 415 ईसवी तक इसका शासन रहा। ही सक्सीडेड हिज फादर समुद्रगुप्ता, यानी कि उसने अपने पिता समुद्रगुप्त का स्थान लिया, यानी कि समुद्रगुप्त के बाद ये राजा बने। एंड इज क्रेडिटेड विद फर्दर एक्सपेंडिंग द एम्पायर एंड यूजिंग इन द पीक ऑफ द गोल्डन एज ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का स्वर्णकाल। तो सबसे पहले तो पूरा जो गुप्ता एम्पायर है उसको भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है, लेकिन गुप्त काल में भी इसको जो चंद्रगुप्त सेकंड का टाइम पीरियड है उसको भी स्वर्णकाल कहा जाता है गुप्त वंश का। यानी कि सारे शासकों में सबसे अच्छा जो साम्राज्य रहा या टाइम पीरियड रहा वो चंद्रगुप्त सेकंड का रहा। ए पीरियड मार्क्ड बाय रिमार्केबल अचीवमेंट्स इन साइंस, कल्चर, आर्ट एंड लिटरेचर, यानी कि साइंस के क्षेत्र में, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति और कलाएं और साहित्य, यहाँ पर बहुत मतलब डेवलपमेंट हुआ। तो इसीलिए हर फील्ड में विकास हुआ, तो इसको इसी पर्सपेक्टिव से स्वर्णकाल इसको कहा गया। उसके बाद देखते हैं मिलिट्री अचीवमेंट्स, यानी कि उसकी जो सैनिक उपलब्धियाँ थी वो क्या थी। सैनिक उपलब्धियाँ तो डिफीट द सकाज, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में कहा जाता है कि इसने शकों पर विजय प्राप्त की थी। जो विदेशी
क्षत्रप होते थे, क्षत्रप थे ये लोग, शक, इन पे विजय प्राप्त की थी। हिज मोस्ट नोटेबल, ये देखो वेस्टर्न क्षत्रपास, यानी कि ये क्षत्रप की उपाधि धारण करते थे ये जो शक शासक थे जो पश्चिम भारत पे शासन कर रहे थे। हिज मोस्ट नोटेबल मिलिट्री अचीवमेंट वाज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द सका रूलर्स इन वेस्टर्न इंडिया, यानी कि जो पश्चिमी भारत है वहाँ पर शक क्षत्रप जो थे वो रूल कर रहे थे, और उनको ऐसा कहा जाता है ये बहुत मतलब बहुत खतरनाक जाति थी ये, और उस पर विजय प्राप्त की जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इनके टाइम पीरियड की, पर्टिकुलरली इन मालवा, गुजरात एंड सौराष्ट्र, यानी कि जो मालवा मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है और गुजरात और सौराष्ट्र जो लगभग पश्चिमी भारत में ही पड़ता है, तो यहाँ पर इनका शासन था, वहाँ से इन्होंने इनको भगाया और इन पर विजय प्राप्त की। विक्ट्री गेव द गुप्ता एम्पायर एक्सेस टू द रिच ट्रेड रूट्स ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट, यानी कि जो बंदरगाह थे पश्चिमी घाट के, ठीक है, तो जैसे इस एरिया से ये लोग बाहर चले गए, इनको बाहर भगा दिया गया शकों को, तो चंद्रगुप्त सेकंड के जो साम्राज्य का बहुत बड़ा मतलब ट्रेड रूट खुल गया था, जो बंदरगाह थे वो इनको मिल गए, जिससे इनका ट्रेड बहुत आसानी से चलने लगा। हिज रेन मार्क्ड द एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर फ्रॉम द वे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से लेके अरब सागर तक का इनको पूरा जो एरिया था वो मिल गया था, अरब सागर, मतलब इतने बड़े लेवल पे इनका जो साम्राज्य था वो विस्तारित था। जैसे कि मैं थोड़ा सा मैप अगर बना के दिखाऊं इंडिया का, तो यहाँ पर वे ऑफ बंगाल पड़ेगा, बंगाल की खाड़ी, और इधर जो है अरब सागर, तो यहाँ से लेकर लगभग पूरा जो एरिया है इनके कब्जे में था, और यहाँ पर कोस्ट बने हुए थे, बंदरगाह बने हुए थे जिसके सी रूट जिससे खुलता था इनका, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, यानी कि प्रशासन और सरकार कैसे चलती थी, तो उसके बारे में, तो चंद्रगुप्त सेकंड मेंटेन्ड ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एक केंद्रीय सत्ता इन्होंने बहुत जो शक्तिशाली थी वो स्थापित की, केंद्रीय प्रशासन इनका बहुत शक्तिशाली रहा, विद एफिशिएंस प्रोविंशियल गवर्नेंस, ठीक है। ही प्रमोटेड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थ्रू ट्रेड बोथ विद इन इंडिया एंड विद फॉरेन रीजन्स, यानी कि जो प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि जो हुई, तो जो इकोनॉमिक यानी कि इकोनॉमी जो थी बहुत अच्छे समृद्धि लेवल पे पहुंच गई, क्यों? क्योंकि थ्रू ट्रेड यानी कि जो व्यापार था उसके थ्रू, और व्यापार जो होता था वो विद इन इंडिया यानी कि इंडिया के अंदर भी होता था, एंड विद फॉरेन रीजन्स, और जो विदेशों से भी इनका व्यापार होता था, विदेश से भी। लाइक द रोमन एम्पायर, यानी कि जो रोमन एम्पायर था वहाँ से भी इनका व्यापार देखने को मिलता है। साउथ ईस्ट एशिया यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया और चाइना, इनके साथ इनके व्यापारिक संबंध थे। कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल फ्लोरिशिंग, यानी कि सांस्कृतिक इनका विकास, तो पैट्रन ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर, पैट्रन है यानी कि संरक्षक, तो आर्ट्स यानी कि आर्ट नहीं है, आर्ट्स यानी कि बहुत सारी कलाओं का जो थे ये संरक्षक थे, और लिटरेचर और साहित्य के, क्योंकि साहित्य आप देखेंगे गुप्त काल में बहुत ज़्यादा लिखा गया है। हिज कोर्ट वाज ग्रेस्ड बाय द लेजेंडरी नवरत्नास, हाँ यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर 9 ज्वेल्स या 9 जेम्स थे जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों के
रूप में फेमस हैं, जैसे कि अकबर के टाइम पे भी आप 9 ज्वेल्स के बारे में समझेंगे, 9 जेम्स यानी कि, तो यहाँ पर भी नवरत्न थे उनके, विच इंक्लूडेड, जिसमें इंक्लूड थे ग्रेट पोइट यानी कि महान जो कवि हैं, एंड प्ले राइटर जो कालिदास का नाम बहुत फेमस है, यानी कि बहुत बड़े नाटककार थे ये। द एस्ट्रोनॉमर, जो बहुत बड़े खगोल शास्त्री हैं, बराहमिहिर, ये बहुत बड़े खगोल शास्त्री रहे। एंड द स्कॉलर, और जो बहुत बड़े स्कॉलर हैं, अमर सिंह। मतलब इनके 9 ज्वेल्स जो थे उनमें बहुत फेमस कालिदास, बराहमिहिर और अमर सिंह। उसके बाद आर्किटेक्चर एंड आर्ट, मतलब स्थापत्य और कला। द पीरियड सॉ द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर्स, यानी कि इनके टाइम पीरियड में बहुत अच्छे लेवल का कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है और स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इनका पिलर था, जिसको मेहरौली का लौह स्तंभ भी कहते हैं, क्योंकि दिल्ली में ये अभी स्टेबल है, स्थित किया गया है, और जगह जो है वो मेहरौली है। विच स्टैंड्स एज द टेस्टामेंट टू एडवांस्ड मेटलर्जी एंड फ्लोरिशिंग केव टेम्पल्स लाइक दोज उदयगिरी, यानी कि उदयगिरी की केव्स इन्होंने बनवाई। और ये जो मतलब मेटल, जैसे चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम से लेके, जो कि टाइम पीरियड 375 उससे 415 ईस्वी का है, वहाँ से लेकर आज तक वो पिलर जो है मेहरौली का, वो आज तक ऐसे ही है, उसमें जंग नहीं लगी है। तो ये दिखाता है कि वहाँ पर जो ये मतलब धातु की शोधन कला थी वो कितनी फेमस रही होगी और कितनी अच्छे लेवल पे थी। उसके बाद रिलीजियस टॉलरेंस एंड पॉलिसीज़, यानी कि उसकी जो धार्मिक सहिष्णुता है और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में। धार्मिक सहिष्णुता, दो ए डेवोट हिंदू, यानी कि एक समर्पित हिंदू होने के साथ साथ चंद्रगुप्त प्रमोटेड रिलीजियस टॉलरेंस, यानी कि एक मतलब हिंदू होने के साथ साथ उसने, जो चंद्रगुप्त सेकंड है, उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस को प्रमोट किया, यानी कि धार्मिक सहिष्णुता को प्रमोट किया। बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स लाइक फाहियान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हिज रेन, यानी कि उसके शासनकाल के दौरान ही जो चाइनीज़ बुद्धिस्ट यात्री है, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है, वो क्या करता है, यहाँ पर विजिट करता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि फाहियान जो है वो किसके टाइम पीरियड में आया था, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड पे फाहियान ने इंडिया विजिट किया था, जो कि चाइना से आए थे। नथिंग द पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रिवेलेंट इन द एम्पायर। नोटिंग, यानी कि उसके काल में पीस थी, शांति थी, प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि भी है, एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो धर्मों के मानने की स्वतंत्रता है, आज़ादी है उसके टाइम पीरियड की, ठीक है। कॉइन एंड इंस्क्रिप्शंस, उसके सिक्के और उसके अभिलेख। हिज कॉइन्स ऑफ्टन डिपिक्टिंग हिम ए फियरलेस वॉरियर, यानी कि एक निडर योद्धा। फियरलेस, उसको डर नहीं है क्योंकि बहुत महान शासक है। और ए डिवाइन रूलर रिफ्लेक्ट द प्रॉस्पेरिटी एंड आर्टिस्टिक एक्सीलेंस ऑफ द गुप्ता एरा, यानी कि गुप्त काल का बहुत समृद्ध ये इसका टाइम पीरियड है। इंस्क्रिप्शंस लाइक द मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, यानी कि मेहरौली का, वही मैंने अभी बताया, जो दिल्ली में स्थित है, मेहरौली का लौह स्तंभ, यानी कि ये लोहे का है और अभी भी दिल्ली में जो जगह है मेहरौली, वहाँ पर लगा हुआ है। कमेमोरेट हिज विक्ट्रीज एंड अचीवमेंट्स, जो उसकी विक्ट्रीज और अचीवमेंट्स को दिखाता है, क्योंकि उस पर मतलब लेख भी लिखा हुआ है उसके ऊपर। उसके बाद ये थोड़ा सा जानकारी मैं देना चाह रहा था
द 9 जेम्स और नवरत्नास, यानी कि जो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम के नवरत्न हैं उसके बारे में। तो इनके नवरत्नों के नाम ये हैं: अमर सिंह, नंबर 1 अमर सिंह रहे, और नंबर 2 धन्वंतरी, हरिसेन नंबर तीसरे नंबर के थे, कालिदास 4 नंबर, इसी तरह से ये कैपनक, शंकु, परामिहिर और वररुचि, बेताल भट्ट, जो आप बेताल और विक्रम की कहानियाँ भी सुने होंगे, तो ये इनसे ही रिलेटेड है। तो इस तरह से ही चंद्रगुप्त सेकंड का टाइम पीरियड पूरा होता है। बाकी आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, नमस्ते।